क्या सरकार के पास ये पैसा नहीं थी कि पक्का बांध बनवा सके? कारण ये जो सरकार के दलाल कहे जाते हैं ना बाबू, यही है। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आज हमें हमारे मिलने का कारण ये टॉपिक है, असम में आई बाढ़। बाबू, आप सभी को पता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इतना भारी बारिश हो रही है, इतना भारी बारिश हो रही है, जिससे असम की अस्त व्यस्त स्थिति हुई है। असम की स्थिति अभी काफी दयनीय हो चुकी है बाबू, इस बाढ़ की वजह से, इस फ्लड की वजह से। लगभग इस आई हुई बाढ़ से असम में बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित है। लगभग 7 लाख लोगों का लाइफ प्रभावित है बाबू। प्रभावित का मतलब उनका घर, उनका शिक्षा व्यवस्था, उनका अर्थव्यवस्था, सब चीज अस्त व्यस्त हुआ है। उनके निजी जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और लगभग 75 लोग इसमें मर चुके हैं अभी तक के डाटा के अनुसार। बाबू, इतना लोगों का पता है, पता नहीं और कितने लोग मरे होंगे। लगभग कितने लोग मर चुके हैं? 75 लोग मर चुके हैं। 75 फैमिलियों ने अपने सदस्यों को खो दिया है। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद। शिक्षा व्यवस्था बाबू तब हम बात करेंगे जब जीवन चलेगी ना। वहां जीवन, लोग आज जी रहे हैं, कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं होगा। 7 लाख लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या अपने आप में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। 75 लोग मर चुके हैं। इसका कारण असम, मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इतना बारिश, नॉर्मल बारिश से ज्यादा 11%, नॉर्मल से 11% ज्यादा बारिश हो चुकी है अभी तक वहां। और इतना बारिश की वजह से वहां की अस्त व्यस्त जीवन पर बहुत ज्यादा तबाह है बाबू। और हमारी सरकार बैठ के ये सब चीज आराम से देख रही। इन्हें कोई समझाए, हर चीज के लिए बच्चे जंतर मंतर तो नहीं ना जाएंगे, हर चीज के लिए लोग जंतर मंतर तो नहीं ना जाएंगे। सरकार ने किया क्या है पहले ये तो देख लीजिए एक बार। सरकार ने किया है, बचाव दल भेजा है, एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई है। सरकार एनडीआरएफ की टीम भेजी है, वहां भी बचाव का कार्य चल रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि मरने वाले लोगों को हम धनराशि प्रदान करेंगे। तो क्या आपके उस दिए हुए पैसे से, आपकी उस धनराशि से, क्या इन लोगों के घर में खुशियां वापस आ जाएंगी? क्या ये लोग फिर पहले की तरह जीवन जी पाएंगे? नहीं। तो आखिर ये बाढ़, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि ये बाढ़ क्यों आया। असम में ये जो बाढ़ आया, क्यों आया, क्यों ये फ्लड? इस फ्लड के आने का कारण क्या है? कहीं ये प्राकृतिक है? क्या इससे हम बच सकते थे? क्या आने इसका हम उपाय कर सकते थे? कुछ तो हो रहा होगा ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर बाढ़ आने का कारण क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि इस बाढ़ से बचा कैसे जा सकता है। और इस कहीं बाढ़ आने में किसी, ये नेचुरल ही है ना बाबू, कहीं किसी की साजिश तो नहीं। इतने सारे जनजीवनों को अस्त व्यस्त करने का मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? तो आइए ये देखते हैं हम इधर। यह है आपका असम। कौन है? असम। और असम में इस बाढ़ का आने का मुख्य कारण ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो दिख रही है ना, यही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सर, क्या ये ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ असम से ही निकलती है और असम में बाढ़ लाके असम में ही खत्म हो जाती है क्या? नहीं बच्चा। आइए इसके मेन कारण को, मुख्य कारण को हम समझते हैं मैप के थ्रू। थोड़ा सा जूम कीजिए जी। तो हो गया। तो देखिए, ये सबसे पहले हम बात करेंगे तो अपने तिब्बत की। तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार की ऊंचाई की मैं बात करूं तो लगभग 5000 मीटर ऊंची। इसी 5000 मीटर ऊंचे पठार से यहां से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका यहाँ पे नाम सांगपो है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत जहां से निकल रही है इसका नाम क्या है? सांगपो। जब ब्रह्मपुत्र नदी जहां उद्गम स्थल है उसका नाम होता है सांगपो। और यहाँ से ये चलते हुए अरुणाचल प्रदेश की से होते हुए भारत में प्रवेश कहां से करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में इसी सांगपो यानी इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग होता है। क्या होता है? दिहांग। निकली कहां? तिब्बत से। नाम क्या है? सांगपो। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आई तो इसका नाम हो गया दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, और जैसे ही असम के, कहा बाबू? असम के तिनसुकिया में आती है। कहां आती है? तिनसुकिया में। तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है निकल कहां से? तिब्बत के पठार से। तिब्बत से निकल रही लगभग, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? सांगपो। फिर ये भारत में प्रवेश कर रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पे इसका नाम, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। और फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम के तिनसुकिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बाबू, अब ये असम के तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र हो गई। अब देखिए, तो सर जब ये तिब्बत से निकल रही तो बाढ़ तो तिब्बत में भी आना चाहिए था।
अरुणाचल प्रदेश में भी आना चाहिए, तब ना असम में आना चाहिए था। नहीं बाबू, इसका मेन कारण ये है कि ये जो तिब्बत वाला रीजन, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र। इधर से जब नदी निकल रही है तो ये हाइट बहुत ज्यादा है। हाइट क्या है? बहुत ज्यादा। अब यहां से ये नदी निकलते हुए जैसे ही इधर अरुणाचल प्रदेश का भी हाइट अच्छा खासा है, तो हाइट ज्यादा है। और आप सभी को पता है इधर हिमालय पर्वत है, ये पूरा क्या है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत एक नया पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है? एक नया पर्वत। तो नया पर्वत होने के कारण ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो हिमालय से मिट्टी सिल्ट काटते हुए लेके आती है। हिमालय का नया होने के कारण इधर से बहुत सारे मिट्टी सिल्ट काट के लाती है अपने साथ। और इधर बाबू पानी का रफ्तार तेज है। इधर पानी का रफ्तार क्या है? इस क्षेत्र में पानी का रफ्तार बहुत तेज है। तो क्योंकि ढलाऊ है ना, ढलाऊ जमीन पे कभी भी पानी आप गिराओगे तो स्पीड से गिरेगा। तो स्पीड से गिरे तो सिर्फ उधर से मिट्टी काट रही हो, मिट्टी को काट के लेके आ रही है। और जैसे ही ये असम आती है तो असम की हाइट जो बाबू है 100 मीटर है। कहाँ ये 5000, कहाँ ये बेचारा 100 मीटर। तो 100 मीटर होने के कारण इधर से तो पूरा ढुलाऊ जमीन है, ऐसे नदी बहते 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 ढुलाऊ है, पूरा एकदम काट छाट के अपना जो लाई। लेकिन यहाँ नदी का स्पीड तेज था तो सब काटते छाटते लाई। लेकिन जैसे ही नदी असम में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में पहुंचती है तो प्लेन एरिया होने के कारण इसका स्पीड क्या हो जाता है? स्लो। और जब स्पीड स्लो हो गया बाबू, तो स्पीड स्लो होने के कारण इसका स्पीड, नदी के पानी का जो गति है धीरे होने के कारण यहाँ पर ये अब जमा करना शुरू कर देती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपना जितना भी काट छाट के औसात तलछट्टी लाई है वो अपने तलछट्टी में जमा करना शुरू कर देती है। अब मिट्टी जमा कर, यही कारण है कि अब जितना भी कचरा लाई सब इधर मिट्टी नदी में जमा हो रही है। जहां पानी बहना चाहिए वहां उसके अंदर तलछट्टी में तलछट्टी जमा हो रही है, मिट्टी जमा हो रही है। तो बाबू नदी जो है यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई। मिट्टी जमा होने के कारण नदी का पानी अब धीरे धीरे, जहां पानी होना चाहिए वहां क्या है? मिट्टी है। तो अब पानी का जगह है? नहीं है। आप ये भी सुने होंगे इतना कचरा आने के कारण इसका लगभग 2.5 मिलियन टन पर डे कितना कचरा ये अपने साथ बहा के लाती है ब्रह्मपुत्र नदी? 2.5 मिलियन टन। सोच रहे हैं कहां बात कर? तो 2.5 मिलियन टन कचरा रेगुलर लाती है बाबू। तो अब बात ये 2.5 मिलियन टन कचरा जाएगा कहां? तो इधर तो स्पीड तेज ला के इधर जमा कर देगी, इस क्षेत्र में जमा कर देगी। ये कहां से निकल रही है? जमा कर देगी यहाँ पे। अब जमा करने के कारण यही कारण है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, आपने माजुली द्वीप का नाम सुना होगा, इस नदी के बीच में बना। सोचिए एक द्वीप बना दिया इसने, कितना सिल्ट लाती होगी। तो अब बताइए, अब जहां नदी बहना चाहिए वहां क्या जम गया? मिट्टी। तो मिट्टी जमने के कारण, मिट्टी भरने के कारण नदी में तो मिट्टी भर गया, सिल्ट भर गया, गाद भर गया ना लाई हुई। तो अब असम का एक प्लेन एरिया है। कैसा एरिया? प्लेन। इधर नदी का स्पीड स्लो। स्लो स्पीड के कारण यहाँ क्या नदियां जितना भी अपना काट छाट के लाई ये सब इकट्ठा कर दी, जमा कर देती। तो नदियों ने जब जमा कर दिया तो नदी का जगह तो भर गया ना मिट्टी और सिल्ट से। तो भरने के कारण जो नदी का पानी है असम के क्षेत्रों में निकलना शुरू हो जाता है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? असम के क्षेत्रों में नदियों का पानी निकलना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब क्या है? तो पहला कारण क्या है? तो तिब्बत से जो सांगपो नदी निकल रही है, ये कारण। अब देखिए दूसरा कारण, एक तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है ये। अब आते हैं दूसरा कारण जानते हैं। इधर लाइए, थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। अब ये देखिए, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो है मेन ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी। अब इसमें क्या होता है? एक तो ऑलरेडी आपने देखा कि ये कहां से निकल रही है? तिब्बत से, सांगपो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, दिहांग, और आ जा रही है असम में। तिब्बत का हाइट ज्यादा होने के कारण वहां से पूरा मिट्टी सिल्ट काटते हुए ढूलते हुए पानी का स्पीड तेज है, लेके आ रही है अरुणाचल प्रदेश होते हुए। अरुणाचल प्रदेश का भी हाइट ज्यादा है तो वहां पे भी एकदम पानी का रफ्तार तेज है, तो ढूलते हुए पूरा काट छाट के लाके। असम का हाइट कम यानी प्लेन एरियाज है, तो प्लेन एरिया है तो वहां नदी का स्पीड स्लो, और स्लो होने के कारण पूरा अपने द्वारा लाई गई सिल्ट, मिट्टी और गाद को वहीं पे क्या कर रही है? इकट्ठा जमा, असम में जमा कर दे रही है। और जमा करने के कारण नदी का जगह जो स्पेस है भर जा रहा है। भरने के कारण जो नदी का पानी है बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने से बाढ़ एगो अपने आ रहा है। और दूसरा कारण ये है कि अब इसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, जैसे लोहित, जैसे सुब्रमश्री, धनश्री, मानस, एक तो ये ऑलरेडी बारिश के कारण उफान पर है। और ये जो ये क्षेत्रों में तो बारिश हो रही है ना, इन बारिश के कारण ये भी नदियां अपने पूरा पानी लाके सिल्ट लाके इस नदी में मिला रही है, पानी लाके सिल्ट लाके इस नदी में मिला रही हैं। कौन कौन से? लोहित, सुब्रमश्री, धनश्री, मानस नदियां, ये सब मिला के इधर मिला रही हैं। अब जिस वजह से इसका अपना पानी तो बैलेंस हो नहीं रहा था, इतना सारा और नदी का पानी आ गया, जिस वजह से बाबू असम में भयंकर बाढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या जमा हो गया? सिल्ट। यहाँ क्या जमा हो गया बच्चा? सिल्ट जमा हो गया। यहाँ होना चाहिए था पानी, क्या जमा हो गया? सिल्ट जमा हो गया। तो क्या यहाँ पानी का स्पेस ही नहीं बचा? नहीं बचने के कारण अब पानी इधर के क्षेत्रों में निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। आ रहा है समझ में?
और यही पानी निकलने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आ जा रहा है, जिससे बाबू अभी असम के इतने लोग प्रभावित हैं। तो आइए अभी आपको हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ आने का क्लियर कारण पता चल चुका होगा। तो सर ये नागालैंड में पनिया काहे नहीं रुकती, ये भी डाउट है ना कि नागालैंड, या देखिए बाबू थोड़ा फिर से एक बार जूम करिए। पहला कारण ये है कि ये नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया या मेघालय हो गया, इन सभी राज्यों का मैंने नाम लिया, इन सभी में पहाड़, ये पहाड़ पे है, हाइट पे है, किस पे है, हाइट पे, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी, ये बाबू सोचो कि चारों ओर से ये जो है असम, आपका ये जो असम है ये सिर्फ प्लेन एरियाज में है। किस एरिया में है, प्लेन। ये जो मैंने ब्लैक से घेरा है ना बाबू, ये सिर्फ प्लेन एरिया। इसके चारों तरफ पहाड़, मेघालय में भी है, मिजोरम में भी है, मणिपुर, नागालैंड, हर जगह, अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ बने हुए। तो चारों ओर से पहाड़ से घिरे होने के कारण ये जो असम है बीच में बाबू प्लेन एरिया पर। तो बताइए इतना भारी बारिश हुआ है, सब पानी ढूल के कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, असम में आया कि नहीं आया। तो पहला तो ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा इतना भारी बारिश इन क्षेत्रों में हुआ है, सभी के ऊंचे होने के कारण, पहाड़ों पर होने के कारण सबका पानी ढूल के असम में इकट्ठा हुआ। इसी वजह से जुमा, इसी वजह से यही कारण है कि असम में भयंकर बाढ़ आया हुआ है। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो क्या क्या कारण था, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती हुई, हाइट से निकलती है, ढुलाऊ जमीन से निकलती है, अपने साथ सेल टूट लेके आ रही है। अरुणाचल प्रदेश का भी हाइट काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो सारी नदियों, जो कि प्लेन एरियाज, असम का हाइट मात्र 100 मीटर होने के कारण वहां पानी का स्पीड स्लो हो जाता है, जिस वजह से मिट्टी अपना सिल्ट जमा कर रही है। मिट्टी का सिल्ट जमा होने के कारण नदी का जो स्पेस है भरते जा रहा है, तलछट्टी जो है भरते जा रहा है, भरने के कारण वहां का पानी वहां से बाहर निकल जा रहा है। और ऊपर से ये जो सहायक नदियां लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस है, ये सब भी पानी सिल्ट लाके छोड़ रही है, जो कि असम में ही छोड़ती है। तो असम में और पानी का बहाव तेज हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब इतना होने के बाद भी ये जो नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों का हाइट काफी ज्यादा है असम के अपेक्षा। तो इन सभी में भी बारिश हो रही है, और बारिश का पानी ढूल के सब कहाँ इकट्ठा होता है, असम में। ये जो देख रहे हैं ना, मैंने जो ब्लैक से घेर रखा है, टोटल असम बीच में प्लेन एरियाज पड़ जाता है, जिस वजह से सब पानी ढूल के कहाँ आ गया, असम में। और यही असम में बाढ़ का मुख्य कारण हो जाता है। तो यहां तक असम में बाढ़ क्यों आ रहा है, ये आपके माइंड में क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्यों आ रहा है। अब हम जानेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या हम इसको रोक सकते हैं, क्या हम इसको रोक सकते हैं। तो रोकने से पहले क्यों आने का तो पता चल गया, अब ये जानेंगे कारण क्या है आखिर बाढ़ आने का। आने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे और बहुत सारे कारण है, जैसे पहला, अब सडनली जलवायु में परिवर्तन हो, जलवायु चेंज हो रहा है बाबू, क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, इस वजह से बाढ़, कुछ ज्यादा बारिश हुई है, जिस वजह से बाढ़ का कारण बना है। दूसरा, वनों की कटाई तेजी से हो रही है उस क्षेत्र, वनों की कटाई के कारण जो मिट्टी के कटाव है, वन काट देंगे, जंगल काटेंगे आप, तो मिट्टी का कटाव होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो दो कारण आप लोगों को क्लियर हो चुका है, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। तीसरा, नदी तट कर तेजी से कट रहा है, उसके बाद खनन, अवैध खनन भी चल रहा है बाबू, खनन हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, माइंस है उधर। तो इन सब कारणों से असम में बाढ़ की स्थिति इतनी विकराल रूप से बनी हुई। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि इस बाढ़ से बचने के उपाय क्या क्या किए जा सकते थे। कपड़ा लगाना चाहिए। अब जैसे देखिए, पहला काम, बाढ़ से बचने का पहला उपाय क्या है, नदी देख, अभी आपने देखा कि असम में ओवरफ्लड होने के कारण, ओवर मतलब पानी बैलेंस से बाहर होने के कारण पानी निकल जा रहा है बाहर। तो क्या हम, सपोज बाबू ये नदी है, ये क्या है, नदी, तो नदी के क्षेत्र से कुछ दूर हटके क्या हम एक पक्का बांध बना सकते हैं, नदी के क्षेत्र से कुछ दूर हटके क्या हम एक बांध का निर्माण कर सकते हैं जो कि पक्का का हो। बांध है बाबू, कच्चा बांध है, वहां बांध जो है कच्चे बांध है, मिट्टी के बने हुए बांध, कमजोर बांध। अच्छा, ये क्या सरकार के पास ये पैसा नहीं थी कि पक्का बांध बनवा सके, कारण ये जो सरकार के दलाल कहे जाते हैं ना बाबू, यही है। अब मान लो कि पक्का का बांध बन जाएगा तो उन दलालों को क्या प्रॉफिट है, बार बार क्या ये पक्का का बांध टूटेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन जो मिट्टी का बांध अभी है वो बार बार क्या होगा, टूटेगा। कमजोर बांध बार बार क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा तो गवर्नमेंट से मरम्मत का फंड आएगा, और वो फंड को मार जाएंगे, बचाने के बाद अगला बार फिर नेक्स्ट ईयर बाढ़ आएगा, फिर वही काम होगा, फिर फंड आएगा, फिर उसमें से कुछ उनके पेट में जाएगा।
इन दलालों के कारण असम में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इतने लोग प्रभावित। ठीक है बाबू, पक्का का बांध बन जाएगा, तो पक्का के बांध जैसे ही बनेगा तो पानी जो ओवरफ्लड है क्या कुछ हद तक तो मान लीजिए पूरा नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ हद तक तो रुकेगा ना। कम से कम इतने लोग तो प्रभावित नहीं ना होंगे बाबू। 7 लाख लोग प्रभावित, लेकिन अगर यही बांध होता तो बहुत कम, ये संख्या ना के बराबर होती। लेकिन उन सरकार के दलालों को कौन समझे कि उनके चंद प्रॉफिट के कारण ये इन लोगों के फैमिली और इन लोगों के परिवारों पर क्या बीतती। तो पहला बचने का कारण कैसे हो सकता, क्या किया जा सकता है बचने का उपाय? पहला, इस बाढ़ से तो नदी के बहाव क्षेत्र से कुछ दूर हटके हम एक पक्के का बांध बना देते हैं और हर एक साल उसकी मरम्मत करें। हर एक साल क्या करें? उसकी मरम्मत, देख रेख करें, मतलब ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये कर सकते हैं बाबू हम लोग कि ये जो नदी क्षेत्र है, नॉर्मली बाढ़ का महीना कब है? मान लीजिए जुलाई से अगस्त, जुलाई और अगस्त मेनली बाढ़। आप सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी असम में सिल्ट ला के जमा कर, तो जुलाई अगस्त के पहले यानी अप्रैल मई के महीने में इस नदी की सफाई तो कराई जा सकती थी ना। सफाई इन द सेंस जिसमें जो ये सिल्ट जमा है पहले से, उस सिल्ट को निकलवाया जा सकता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक पर डे 2.5 मिलियन टन सिल्ट जमा होता है वहां, तो इस सिल्ट को निकलवाया जा सकता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतने सिल्ट का किया क्या जाएगा, इतने मिट्टी का किया क्या जाएगा? बाबू इसका भी उपाय है। क्या? इसका उपाय ये है कि इस मिट्टी को निकाल के देश में बहुत सारे गड्ढे उधर भर दीजिए गड्ढों में। अच्छा, गड्ढा नहीं भरना है, गड्ढा भरिए, गड्ढा भरने के बाद भी अगर कुछ उपाय तो इधर इस असम के अगल बगल बहुत सारे चिमनी वाले हैं। चिमनी मतलब समझ में आ रहा है? जहाँ ईटा वगैरह बनता है, ईटा भट्टी। चिमनी वालों को मिट्टी के काम में ले जाके दीजिए ना भाई लोगों को। देश में चिमनी की कमी थोड़ी है, उन्हें मिट्टी की कमी है। कितना मिट्टी दीजिएगा? तो पहला उपाय। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि निकले हुए सिल्ट को आप चिमनी वाला को दे दीजिए, गड्ढा भरवा दीजिए और ये नदी की सफाई हो जाएगी। नदी की सफाई होगी तो बाढ़ के सीजन में प्रॉपरली पानी पास होगा। रेगुलर जब आप मिट्टी सिल्ट निकाल देंगे तो ये पानी इजिली तो पास होगा ना बाबू। और ये मूर्ख व्यवस्था को कौन समझा कि अगर ये नदियां साफ रहेंगी, नीचे सिल्ट नहीं रहेगा, गहरी रहेंगी, तो इससे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी तो कर सकते हैं। अब ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे सर? तो जो आप रोडवेज ट्रांसपोर्ट करते हो, रोड से सामान ले जाते हो, इधर ले आते हो ना, तो खर्चा ज्यादा आता है। रेलवे से ले आते हो मालगाड़ी वगैरह से, तो खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन वहीं वाटरवे से ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो खर्चा क्या आ जाएगा? बहुत। समझ में आ रहा है? जो कोई भी वस्तु, जो मान लो ये मार्कर ही है, अगर हम कहीं से रोडवेज से ला रहे हैं 50 रुपया मिल रहा है, अगर वाटरवे से लाएगा तो सीधे आधा दाम 25 रुपया। सोच रहे अगर ये नदियां साफ रहती तो नदियों का रास्ता होता, और रास्ता होते इधर से सामान आते, और सामान आते तो नॉर्मल जन सामान्य को इसका प्रॉफिट होता है। ये जो इतना महंगा कॉस्ट पे करना पड़ता है वो भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन सरकार को इससे फुर्सत कहां? सरकार सोई हुई है। सरकार को तो मेलोडी चॉकलेट खिलाना है। चॉकलेट बाबू खिलाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी चॉकलेट खाने का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारी भी फैमिली, ये जो 7 लाख हमारी फैमिली अस्त व्यस्त है, ये भी चॉकलेट खुशी से खा सके, सुकून से। नहीं चॉकलेट भी नहीं बाबू, सुकून से खाना पीना खा सके, सुकून से जिंदगी जी सके। तो आप तो दिन भर एगो फ्लाइट में बैठ जाएंगे, इधर उधर इधर उधर। आप विदेश, देश का राजा का काम यही है, हमेशा विदेश घूमना। देश में इतनी तबाही आई हुई है, कभी आपने ध्यान से देखा इस तबाही को? अगर आप चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन क्या ही प्रभाव पड़ने वाला। तो खैर, तो दूसरा कारण आप लोगों को समझ में आया। दूसरा कैसे, क्या उपाय है इसका? तो हम नदियों की साफ सफाई करें। नदियों की क्या करें? साफ सफाई। और कब? जून जुलाई अगस्त के महीने के पहले इसका साफ सफाई जब कर दे तो नदी जब साफ रहेगी तो इसमें जमा सिल्ट अब हल्का फुल्का जमा होगा और वो निकलते जाएगा, पानी निकलते जाएगा, और जमा भी होगा तो उतना स्थिति में तो जमा नहीं होगा। और उस सिल्ट का उपाय क्या है? तो चिमनी वाला को दे दीजिए, ईटा भट्टी कंपनी को दे दीजिए। उससे भी नहीं तो ले जाके आप उधर गड्ढा वगैरह भर दीजिए ना। जी देश में इतना गड्ढा पड़ा है, कभी अपने रोडवेज को भी देख लीजिए, उधर भी गड्ढा है, उसको भी भरेंगे ना तो मिट्टी कम ही पड़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बाबू, ये जो नदी है, ये जो आपकी नदी है ना, सबको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि अरुणाचल प्रदेश से आते आते इसका स्पीड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। जहां स्पीड स्लो हुआ वहां एक डैम बना दीजिए ना। क्या बना दीजिए? डैम। सर डैम बनाएंगे तो पानी सडनली रुक जाएगा, तो पूरे साल कौन रोकने को बोल रहा है आप?
डैम बना दीजिए, एक छोटा सा गेट खोल दीजिए। लेकिन अब ये क्या कीजिए, डैम बनाने के बाद ये जो आपके जुलाई अगस्त का महीना है, जो यहाँ बाढ़ आ रही है, वो उस महीने में इस पानी को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। जो इधर की जो इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं, उसका पानी इधर निकलेगा, ये पानी रुका हुआ है यहाँ पे। जैसे ही जुलाई, हाँ अगर ज्यादा ओवरफ्लो पानी का हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दीजिए इधर से, रास्ते से, एक प्रॉपर वे से निकलेगा। अभी जो इतना भारी मात्रा में पानी आ रहा है, आराम से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा तो उसे भी एक रास्ता मिल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। और अगर थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा भी होता है तो हल्का फुल्का बाढ़ आएगा। ये 7 लाख लोगों का लाइफ तो बर्बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले, लेकिन हाँ ये डैम क्यों नहीं बनवाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे, यानी असम की बात कर रहे हैं, कहाँ बाबू, असम में ये जो पानी है, यहाँ पे अगर डैम आप बनाएंगे तो ये हमारा असम, कौन है, असम। तो यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पानी का फ्लो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। पानी का फ्लो क्या हो गया, स्लो, तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट नहीं हो पाएगी। सरकार को इसमें क्या फायदा हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती तो कुछ तो फायदा हो जाता, लेकिन इस डैम से सरकार को क्या फायदा है। और जब तुम असम के लोगों से वोट मांगने जाते हो तो तुम्हारा क्या फायदा होता है, उस टाइम नहीं समझ में आता है। ईमानदारी से बात बता रहे हैं असम, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच रही, या जहां भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहां तक वीडियो पहुंच रही, ये नेता लोग आए ना, चप्पल चला दो वही। अभी याद आ रहा है तुमको, जब ये इतने लोग प्रभावित है तब कहां थे। तो यहां अगर डैम होता, जितना वोटिंग के समय जितना तत्परता से रेगुलर आप मिलते हैं जाके कि हाँ इसे कर दीजिएगा, चापलूसी करते हैं, वो चापलूसी नहीं ना कीजिए आप, ये जो डैम, यहाँ एक डैम लगवा दीजिए। और यहाँ ओवरफ्लो, जब जुलाई अगस्त का महीना होगा, पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, अगस्त खत्म, बाढ़ खत्म, फिर पानी आप छोड़ दीजिए, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पता नहीं सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है, कहां सोई। और तीसरा, जो बाबू इधर वन, इस क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में वन है, जंगल है, तो जंगलों की कटाई तेजी से हुई, मैंने अभी बताया। तो कटाई के कारण जो वनों की कटाई होगी, तो वन जो होते हैं मिट्टी के जड़ को बांध के रखते हैं, तो वन कट गया तो जो नदियां हैं उनके फ्लो से मिट्टी का कटाव तेजी से होगा कि नहीं। तो सबसे पहले वनों की कटाई को रोकना हो, जिससे कि जो मिट्टी की जड़ें हैं वन बांध के रखेंगी, तो मिट्टी की कटाई नहीं होगी, मिट्टी नहीं कटेगा तो बाढ़ का वहां भी संभावना कम हो। तो पहला ये समझ आया, वन को लगाइए, पेड़ लगाइए और वन लगाइए में बहुत अंतर होता है। आप एक पेड़ लगाते हैं, वहां जंगल है, वन है बड़ा सा, और वो पूरा जंगल घास झाड़ियां होती है जो कि मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखी है, और वहां जंगलों की कटाई हो रही है। तो सबसे पहले वहां जंगलों की कटाई को रोकिए। वहां खनन हो रही है, खनन को रोकिए ना जी, खनन, आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, यहाँ इतने सारे लोग का लाइफ बर्बाद हो रहा है। यहाँ बाबू इतना लोग का मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपके खनन से ये बढ़ के है ना, इनकी फैमिलियां बढ़ के है ना। इन सब चीजों को रोकिए, तो खनन को रोकिए, वनों की कटाई को रोकिए, ये सब रोकिए ना भाई। क्यों नहीं रुक रहा है आपसे, क्या कर रहे हैं आप। और भी बहुत सारे टेक्निक्स, जैसे एक वेटीवेयर ग्रास होता है, कौन सा वेयर, वेटीवेयर ग्रास, ये एक घास की टाइप है बाबू, जो मिट्टी, जो जहां नदी का तटीय इलाका है वहां इस घास को लगा दीजिए। जैसे वहां पे एक असम में राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप सबको पता होगा, जहां एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। तो उन सभी जगहों पर ऐसा घास, नदी, जो नदियों का तटीय क्षेत्र है वहां घास लगा दीजिए। नहीं, ये वेटीवेयर एक ऐसा ग्रास होता है जो मिट्टी के जड़ों को बांध के रखता है, मिट्टी को तेजी से कटने नहीं देता है। जब मिट्टी तेजी से नहीं कटेंगे तो फिर कहां से बढ़ाएगा, सिल्ट जमा होगा, कुछ भी होगा। तो वेटीवेयर ग्रास भी लगाया जा सकता है, जिससे पशुओं को खाने की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अब, और एक और तरीका बाबू। अच्छा एक बात बताइए, 7 लाख लोग प्रभावित हुए, अगर उन्हें ये पहले से थोड़ी सी भी पता होती, नोटिफिकेशन होता, पता होता, तो क्या इतने लोग प्रभावित होते हैं, नहीं होते। तो आप पहले से सूचना तंत्र को, अपना टेक्निकल टीम को ठीक कीजिए ना, एक सैटेलाइट छोड़ दीजिए जो कि आपको ये बताए, ये सैटेलाइट आपको ये बताए कि, और लोग वहां जहां असम के लोग हैं उनके मोबाइल में एक ऐप दे दीजिए, उस ऐप के, ये सैटेलाइट की मदद से वो ऐप बाढ़ आने से कुछ दिन पहले ही बता दे, लोगों को अलर्ट कर दे कि भाई बाढ़ आने वाला है, आप अपने अपने क्षेत्र में चले जाइए। अगर लोग पहले से बाबू जागरूक रहेंगे, पहले से जान जाएंगे कि अगर इतना तेजी से बाढ़ आ रहा है तो अपने आप को सेफ तो कर सकते हैं कम से कम। तो इसका एक और उपाय से बचने का ये है कि आप एक सैटेलाइट दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जो कि एक, और लोगों के मोबाइल में एक ऐप, सैटेलाइट एक लॉन्च कीजिए आप,
करना पड़ेगा ये चीज। और लोगों के फोन में एक ऐप दीजिए, जिस ऐप की मदद से कोई भी आपदा आने वाली हो उससे पहले उन्हें रियलाइज पता चल जाए कि अच्छा आपदा आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। अगर लोग तैयार रहेंगे ना तो ठीक है बाबू, हम इस बात को मान रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे जितना कम हो सके क्षति तो रोका जा सकता है ना। आप उड़ीसा से सीखिए ना जी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइक्लोन से प्रभावित होकर, जो वहां साइक्लोन आया था वहां पे इस सिस्टम को लागू किया है। उड़ीसा में ऐसा कुछ होता तो उन्हें पहले पता चल जाता। लेकिन आप तो अजीब सोए हैं यार। हमारे यहां मैसेज आता है कि 3 घंटे में बारिश होने वाली और धूप उगा रहता है। आपका ये तो सिस्टम है, होता नहीं है। 3 मैसेज आएगा फोन पे, 3 घंटे में तुरंत ककड़ा के बारिश पड़ेगा और बारिश का धूप उगल है। तो कम से कम इस टेक्निकल व्यवस्था को भी ठीक कर लीजिए। जहां दूसरे देश ड्रोन पे राज कर रहे हैं, जहां दूसरे देश इतने आगे निकल चुके हैं, आपके बगल में चाइना, सीखिए उससे कुछ, टेक्निकल मामले में बहुत आगे है आपसे। तो आप कंपेयर किससे करेंगे? तो कुकुर वाला देश, जरा के नक्शे कुकुर जैसा है। अरे वहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो भाई गरीब लोगों से क्या तुलना करना हमारी, वहां तुलना कीजिए ना। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं आप। तो ये जो बात है हमारा सेटेलाइट सिस्टम का, अगर सेटेलाइट सिस्टम रहेगा तो लोग पहले जान जाएंगे, और पहले जान जाएंगे तो अपने आप को लोग कम से कम सेफ तो कर सकते हैं। ये जो 75 लोग मरे हैं, ये इनकी फैमिली आज इतनी उदास, इतने लोगों की फैमिली तो नहीं ना उजड़ी हुई होती। ये जो 7 लाख लोग प्रभावित है, ये अपना कुछ तो व्यवस्था कर लेते ना। इतने सारे बाबू उपाय हैं, आप उनमें से कुछ करवाइए, कुछ कीजिए ना, जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, जिससे लोग, ठीक है आप सही है, प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्राकृतिक आपदा से लड़ा जा सकता है, उससे तैयार। जापान से देखिए ना, कितना परेशान रहता है प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल डिजास्टर्स, लेकिन क्या उसके यहाँ देखें कभी इतना क्षति पहुंचे? वो रेगुलर रेडी है, टेक्निकल रूप से रेडी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है आप देख ही रहे। मेलोडी चॉकलेट खिलाना है, भुंजा खिलाना है, लोगों को दिखाना है, हर बात के लिए लोग जंतर मंतर नहीं जाएंगे सर। आप प्रजा हैं हमारे, आपको चुना गया, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस देश में रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या ही कि कौन समझे। अगर ये समझ होती तो आज इन लोगों को, इन हमारे असमी भाइयों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये बिल्कुल सही बोला, जो काम गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। आज देखिए एक हमारे शिक्षक हैं जिनका नाम फिजिक्स वाला के फाउंडर, फिजिक्स वाला जो कंपनी है उनके फाउंडर अलख पांडे सर, सैल्यूट है सर आपको, वाकई काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो इंसान गाड़ियां भर भर के ले जा रहे हैं वहां बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचने। एक बताइए, इतने महान शिक्षक हैं हमारे देश में, गाड़ियां भर भर के ले जाके उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्या बाढ़ पीड़ित उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, वो इंसान कर रहा है। ठीक है वो एक देशवासी है, अपने देश होने के नाते वो कर रहा है, एक शिक्षक। खैर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। उसके बाद एक और यूट्यूबर मैंने देखा, बहुत सारे यूट्यूबर को देखा मैंने, जो कि अपना इनकम डोनेट करते जा रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए। बहुत बढ़िया भाई, सभी को सैल्यूट है। ऐसे ये चीज हमें दिखाता है कि हम भारतीय, भले हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी तरह से, छोड़िए कोई वर्ड नहीं बोलना चाहेंगे हम, वो बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन हमारी जो जनता है यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए, एकता है सब में, देख रहे हैं। यहाँ हम सभी धर्म भूल जाते हैं, जब भी हमारे भारत पर कोई भी आपदा आती है हम सभी धर्मों को भूल जाते हैं वहां। ये है भारत की अच्छाई, ये है भारत की पहचान। बहुत सारे लोग असम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बढ़िया चीज है बाबू, करना भी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए ना, आप बोलते हो भारत का नेचुरल ब्यूटी है असम, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय तो कर रहे हो बाबू, सब लोग कर रहे हैं। तो बाबू आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे नेचुरल ब्यूटी का असम के नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले रहे हो ना आप, उसी तरीके से असम के नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा में भी साथ रहिए। और आप लोग हैं, वाकई हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि इस दुख भरी घड़ी में असम के साथ रहिए और उसको सपोर्ट कीजिए, जो जिससे हो सके, जितना डोनेट कर सको या जो कुछ हेल्प कर सको उन लोगों को आप कीजिए। चलिए बाबू आज यहीं पे हम रुकेंगे।